वक्फ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड को वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड। और अब बात दिल्ली में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर मचे घमासान की करते हैं। वक्फ एक्ट 1995 के कई प्रावधानों को याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इंट्रोडक्शन ऑफ द वक्फ रिपील बिल 2022 वंस अगेन। भारत सरकार के बाद यदि सबसे ज्यादा जमीन किसी इंस्टीट्यूशन के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। अंडर दिस वक्फ आफ्टर आंध्रा वक्फ बोर्ड चेयर वक्फ बोर्ड ने दिस मेंबर हैज नथिंग टू डू विद द वक्फ प्रॉपर्टी। महोदय, वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधान देश के संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हैं, क्योंकि वह न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अहमियत को बाधित करते हैं बल्कि देश के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को भी विघटित करते हैं। महोदय, देश भर के सभी 32 वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम समुदाय के होते हैं। उन बोर्डों के वक्फ एक्ट 1995 के द्वारा इतनी शक्ति दी गई है कि वह किसी भी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर दें तो वह वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी और उनके उस दावे को किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। महोदय, उदाहरण के लिए आप झुंझुनू जिले से आते हैं, यदि आपके मकान या कृषि भूमि को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर दे तो आपके पास किसी न्यायालय में भी जाने चुनौती देने का अधिकार नहीं है। आपको केवल उस बोर्ड के सामने पेश होना होगा जिसने आपकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर आपकी ज़मीन छीन ली है। अर्थात चोर, थानेदार तथा न्यायाधीश की सभी शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं। मानवर एक्ट के अकूत शक्ति संपन्न अधिकारों के प्रावधान देकर ऐसा लगता है मानो मात्र हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह एक्ट विगत सरकार ने बनाया है, जिसमें पीड़ित पक्ष से किसी अदालत में चुनौती देने के अधिकार को भी छीन लिया गया है। महोदय, तमिलनाडु के त्रिची जिले में 95% हिंदू आबादी वाला एक गांव है चैनथरई। बोर्ड ने पूरे गांव की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। आश्चर्य को उस गांव के 1500 वर्ष पुराने मंदिर को जो इस्लाम को आने से पूर्व बना था उसे भी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों के दुरुपयोग का यह जीता जागता उदाहरण है। महोदय, एक देश में दो विधान नहीं हो सकते। यह एक्ट देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता व श्रेष्ठता के खिलाफ है, देश में अलगाव व नफरत पैदा करता है, देश की एकता तथा अखंडता तथा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है। महोदय, मैं इस एक्ट का निचोड़ एक वाक्य में यदि बोलना चाहूँ तो कहूँगा कि वक्फ एक्ट 1995 भारत में इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। अतः मैं सरकार से देश हित में इस असंवैधानिक और अतार्किक वक्फ एक्ट 1995 को तत्काल रद्द करने की मांग करता हूँ। वक्फ बोर्ड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट शुड एंड। गवर्नमेंट pays money, officer is Muslim, MP and MLAs are Muslim and no tax being paid, whereas Hindu temple to pay tax to the government. महोदय, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है, अपनी अकूत ताकत का दुरुपयोग करता है, समाज की एकता सद्भाव को विभाजित करता है, अपने अकूत अधिकारों की ताकत के आधार पर सरकारी और निजी संपत्तियों तथा मठ मंदिरों पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है। यह विधेयक वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अदालत जाने से रोकता है, न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता को खंडित करता है। अतः मैं आपकी अनुमति से देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूं। आपको क्यों लगा कि इसको चुनौती देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो वक्फ के नाम से भारत के संविधान में कहीं एक शब्द नहीं है। भारत के संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 में ट्रस्टीज वर्ड यूज़ किया गया है, रिलीजियस एंडाउमेंट वर्ड यूज़ किया गया है, चैरिटेबल ट्रस्ट वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कानून पार्लियामेंट बनाएगा ट्रस्ट के लिए, ट्रस्टीज़ के लिए, दान के लिए, धार्मिक ज़मीन के लिए, मंदिर मस्जिद की ज़मीन के लिए, वो रिलीजन न्यूट्रल होगा और सबके लिए एक होगा। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया, एक कानून बना दिया 1995 में वक्फ एक्ट, और ये प्योरली मुस्लिम्स के लिए बना दिया। तो पहली बात तो ये, चूँकि संविधान में कहीं जिक्र नहीं है वक्फ का, इसलिए वक्फ एक्ट नहीं बन सकता था। वक्फ बोर्ड बनेगा, वक्फ बोर्ड में कौन कौन है? एक मुस्लिम MLA, एक मुस्लिम MP, एक मुस्लिम एडवोकेट, एक मुस्लिम IAS ऑफिसर,
एक मुस्लिम स्कॉलर और एक मुस्लिम टाउन प्लानर और एक मुतवल्ली, ये वक्फ बोर्ड में होंगे। वक्फ बोर्ड का पूरा जो खर्चा आएगा वो जनता के टैक्स के पैसे से जाएगा। भारत के किसी भी मज़ार, दरगाह और मस्जिद से 1 रुपये सरकार नहीं लेती है, लेकिन वक्फ बोर्ड का जो पैसा है, इसका वेतन भत्ता है, इसके ऊपर जितना करोड़ों रुपए खर्च होगा वो सारा का सारा जनता के टैक्स के पैसे से आएगा। तो ये संविधान के आर्टिकल 27 का उल्लंघन है। दूसरा, हमने ये कहा कि ये जो विशेष सुविधा दे दी गई है मुस्लिम्स को कि अगर आपके ज़मीन का कोई मुकदमा होगा, धार्मिक ज़मीन का मामला, कोई जहाँ पे गिफ्ट हुआ है, मज़ार का मामला, दरगाह का मामला, मस्जिद का मामला, तो कोर्ट में नहीं चलेगा, वो चलेगा ट्रिब्यूनल में। लेकिन ऐसी व्यवस्था न क्रिश्चियन के लिए है, न जैन के लिए है, न बौद्ध के लिए है, न सिख के लिए है, न हिंदू के लिए है। अगर एक बार सारे माइनॉरिटीज़ के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल होता फिर भी बात समझ में आती है, तो सारे माइनॉरिटीज़ को भी नहीं है, केवल माइनॉरिटीज़ में भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। इसलिए हमने कहा ये आर्टिकल 29-30 का उल्लंघन है। रक्षा विभाग और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज अगर किसी के पास हैं तो वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है वो संपत्ति जो अल्लाह के नाम पर दान दी गई हो, और वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान दी गई संपत्ति का रख रखाव करती है। वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुसलमान होते हैं। वक्फ का काम है वक्फ की संपत्ति का रिकॉर्ड रखना, वक्फ संपत्तियों की आमदनी का हिसाब रखना, चेक करना कि वक्फ की आमदनी और संपत्ति का इस्तेमाल सही जगह हो रहा है या नहीं। भारत सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टीज की रखरखाव के लिए वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का सिस्टम बनाया है। भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को डिजिटल करने के लिए वक्फ एसेट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया वामसी प्रोजेक्ट शुरू किया था। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जानकारी आप wamsi.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। इस समय भारत में एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड और 32 राज्य वक्फ बोर्ड है। 32 वक्फ बोर्डों के पास 3.5 लाख से भी ज्यादा वक्फ स्टेट एसेट्स हैं और 8.5 लाख से भी ज्यादा अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। इसके अंदर घर, जमीन या ऑफिस आते हैं और 16,500 से भी ज्यादा चल संपत्ति हैं जो कि मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। इसके अंदर पैसे, शेयर, बर्तन या अनाज आते हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज की संख्या कहीं और भी अधिक हो सकती है क्योंकि देश में बहुत सी प्रॉपर्टीज लिस्ट में दर्ज ही नहीं है। साथ ही वक्फ प्रॉपर्टीज पर लगातार कब्जे होते रहे हैं। 4.5 लाख से भी ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज की कोई जानकारी ही नहीं है। अब बात करते हैं वक्फ के इतिहास के बारे में। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार वक्फ की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद ने की थी। उन्होंने धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति को वक्फ करने की शिक्षा दी थी ताकि इसका इस्तेमाल समुदाय की भलाई के लिए किया जा सके। भारत में वक्फ संस्थाओं की शुरुआत मुस्लिम बादशाहों द्वारा दान की गई जमीनों के देखभाल करने से हुई थी। मुगल शासकों ने धार्मिक संस्थाओं और मदरसों को वक्फ संपत्ति दी ताकि उनका रखरखाव ठीक से हो सके। आज़ादी के बाद सबसे पहले भारत में वक्फ एक्ट 1954 नेहरू सरकार लेकर के आई थी ताकि वक्फ की संपत्ति की देखभाल ठीक से की जा सके, लेकिन इस वक्त तक वक्फ के पास ज़्यादा पावर नहीं थी। सन 1995 में एक नया वक्फ एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का मकसद था वक्फ को संभालने वाली वक्फ बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी जाए। सन 1995 में इस एक्ट में कुछ संशोधन हुए। इन संशोधनों के बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति दी गई और बहुत से ऐसे बदलाव हुए जिन पर अक्सर विवाद होता रहता है। वक्फ पैसे या संपत्ति का हो सकता है जिसका इस्तेमाल गरीब लोगों की भलाई के लिए हो सके। अगर किसी संपत्ति को इस्लाम धर्म के काम में लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे भी वक्फ माना जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति एक बार अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान में दे देता है तो वो उसे वापस नहीं ले सकता है। वक्फ बोर्ड सिर्फ उस संपत्ति पर दावा कर सकता है जो इस्लाम धर्म को मानने वाले किसी मुसलमान ने धार्मिक काम के लिए दान में दी हो। जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर देता है तो उसका जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास ही होता है और वक्फ बोर्ड के पास दान में दी गई किसी भी संपत्ति पर कब्जा रखने और उसे किसी और को देने का पूरा अधिकार होता है। वक्फ बोर्ड किसी की निजी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती है। वक्फ प्रॉपर्टी को ना तो बेचा जा सकता है और ना किसी को विरासत में दिया जा सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को किराए पर या लीज पर दिया जा सकता है। वक्फ एक्ट 1995 के अनुसार कोई भी ऐसी चल या अचल संपत्ति जो मुस्लिम लॉ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी धार्मिक या चैरिटेबल काम के लिए पूरी तरह से दान में दे दी गई हो वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होगी। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के अनुसार वक्फ किसी गैर मुस्लिम की संपत्ति पर दावा करने का अधिकार नहीं कर सकता है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को ना तो हाई कोर्ट ना तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। इसे ऐसे मानिए, अगर वक्फ आपकी संपत्ति पर दावा कर देता है तो आप ना तो हाई कोर्ट जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आपको
वक्फ बोर्ड के पास जाना होगा और अपना केस लड़ना होगा। काफ़ी समय से ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड अपना काम सही से नहीं कर रही है। उस पर आज़ादी के बाद से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर राज्य की अपनी एक अलग कहानी रही है। सितंबर 2022 में आप विधायक अमानतुल्लाह खान, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, को वक्फ फंड की हेराफेरी और अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड की 123 से भी ज़्यादा संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। हाल ही में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से एक मामला और सामने आया था, जिसमें एक पूरे गांव पर ही वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया है, जिसमें एक 1500 साल पुराना मंदिर भी आता है।